नमस्कार, मैं हूं कवींद्र और शुरुआत हेडलाइन से। भारतीय कारोबारियों के लिए सरल वीजा प्रक्रिया का ऐलान। भारत ब्रिटेन के बीच कारोबार आसान बनाने समेत 2 करार। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति। एनएसजी में भारत की सदस्यता पर चीन के रुख में बदलाव नहीं, कहा पहले तय हो गैर एनपीटी देशों के लिए नियम। शुक्रवार को वियना में बैठक। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में कांग्रेस कार्य समिति। सोनिया गांधी अगले साल तक बनी रहेंगी पार्टी प्रमुख। एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों को फटकार। सड़कों पर हेलीकॉप्टरों से पानी छिड़काव के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। जाने माने पत्रकार गिरीश निकम का निधन। राज्यसभा टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम बिग पिक्चर के थे एंकर। उपराष्ट्रपति समेत मीडिया जगत की श्रद्धांजलि। और आइए देखते हैं पहली खबर। ब्रिटेन रक्षा क्षेत्र में तकनीकी हस्तांतरण और भारत में निर्माण इकाई लगाएगा। दिल्ली में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात में इस पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, आपसी व्यापार, निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। इस मौके पर दोनों देशों के बीच 2 करार हुए। भारत दौरे पर आई ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान व्यापार, निवेश, वीजा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने व्यापार के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के रक्षा उद्योग को भारत में निर्माण और साझा परियोजनाओं के लिए न्योता भी दिया। I also discussed with Prime Minister May ways to purposefully work together to combat the growing forces of radicalization and terrorism. We agreed that it is not a limited security challenge. दोनों नेताओं ने आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को इंसानियत के लिए खतरा बताया। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को लेकर गहरी चिंता जताई। साथ ही आतंकियों और आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। Concerns to Prime Minister May regarding cross-border terrorism and the need for the international community to take strong action against states that support and sponsor terrorism. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भारतीय कारोबारियों के लिए पहली बार उदार वीजा व्यवस्था का ऐलान किया। The UK will make India the first visa country to have access to our registered traveller scheme, offering many Indians smoother and swifter clearance at the border. And we have invited the Indian government to become the first government in the world to nominate top business executives for the Great Club. इस मौके पर भारत और ब्रिटेन के बीच कारोबार को आसान बनाने और बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर करार हुए हैं। ब्रिटेन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सहयोग करने की बात कही है। इससे पहले दोनों नेताओं ने इंडिया यूके टेक समिट में हिस्सा लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान 1 बिलियन पाउंड के निजी और सरकारी करार हुए हैं। जहां तक आपसी निवेश की बात है, भारत और ब्रिटेन दोनों इस बात से फायदा उठा सकते हैं और राजनीतिक तौर पे भी दोनों के बीच शायद ही कोई असहमति है। ब्रेक्सिट के बाद एक नई स्थिति है जिसका फायदा दोनों देश उठाने की कोशिशें कर रहे हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और भारत और ब्रिटेन के रिश्तों पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब। मेरा सब स्वागत है आपका। कई बातें आज हुई हैं दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सामने आई, लेकिन सबसे अहम कई लोग कह रहे हैं कि जो वीज़ा को लेकर बातें कही जा रही हैं या फिर जो समझौते हुए हैं, क्या बड़ा एक अचीवमेंट देखते हैं आप? देखिए, अचीवमेंट का जो मुद्दा है वो मैं कहूँगा कि ब्रिटेन की तरफ से तो ट्रेड इश्यूज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस है, क्योंकि ब्रेक्सिट आ रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें हो रही हैं। खैर वो तो टाइम लगेगा, जब तक वो यूरोपियन यूनियन से निकल नहीं आते हैं तब तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो सकता है।
इंडिया की भी डिमांड्स हैं, एक तो बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट्स वीज़ा वगैरह। ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, इन्होंने टाइटनिंग की है। ब्रेक्सिट का भी जो रेफरेंडम हुआ था वो इसी मतलब रिलेटेड मुद्दे पे था कि बाहर के लोग आके हमारे यहाँ काम ले रहे हैं, हमको काम नहीं मिल रहा है, यूरोपियंस ज़्यादा आ रहे थे। तो नेचुरली थोड़ा टाइटनिंग ऑफ वीज़ा और इमिग्रेशन हुआ है, वो इंडियंस के ऊपर भी लागू हुआ है और कुछ खास तौर से लागू हुआ है स्टूडेंट्स पे और वर्क वीज़ास पे। तो वो पता नहीं वो उस पर कोई ढील होगी कि नहीं, पर वो बिजनेस की तरफ ढील दे रहे हैं। वो तो जाहिर है, वो जो स्पेशल स्कीम उन्होंने बोला है अमीर लोगों के लिए बिजनेस क्लास। हाँ, बिजनेस क्लास के लिए जिन्होंने वहाँ निवेश कर रखा है, जो आते जाते रहते हैं, हमारी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जिन्होंने निवेश कर रखी है। ब्रिटेन, यूके यूरोप से सबसे ज़्यादा निवेश इंडिया में करता है और हम 3rd लार्जेस्ट इन्वेस्टर हैं इंडिया यूके में। तो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा इकोनॉमिक लिंकेजेस का है, दूसरा है स्टूडेंट्स वीज़ा वगैरह इमिग्रेशन का है, और बाकी तो जो हमारे जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स हैं और टेक्नोलॉजिकल जो रिलेशनशिप है उसको अब बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। ब्रिटेन के पास कई टेक्नोलॉजीज़ हैं अभी भी, नीश टेक्नोलॉजीज जिसे हम बोलते हैं, जिसमें इंडिया को फ़ायदा हो सकता है। और ब्रिटेन भी अब देख रहा है कि यूरोप से बाहर निकल के और बड़ा ग्रोइंग इकोनॉमी कहाँ है, इंडिया एक है। इंडिया के साथ इनके ट्रेडिशनल हमारे लिंकेजेस भी हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ना चाहते हैं, उनके वहाँ जो रहते हैं हमारे हिंदुस्तानी मूल के लोग 1.5 मिलियन हैं, वो भी एक बड़ा मतलब कनेक्टिंग फैक्टर है। तो ये सारे चीज़ लेकर मुझे लगता है आज यूके भारत की तरफ थोड़ा सा झुकाव दिखा रहा है। पर एक मुद्दा शायद थोड़ा सा इरिटेट करेगा हमारे रिलेशंस को, वो है फ्यूजिटिव्स का, क्योंकि भारत से कई जो मोटे मोटे पैसे वाले फ्यूजिटिव्स हैं वो लंदन में जाके बस जाते हैं। एक तो वहाँ पे वो पैसा निवेश कर देते हैं और फिर उनकी जो प्रक्रिया है जो एक्स्ट्रेडिशन की या म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की, वो बड़े कॉन्वोल्यूटेड है। और यूके मानता है अपने आप को कि भाई हमारे यहाँ सब लोग आके रहें, हम बड़े उदार लिबरल सोसाइटी है, इसलिए हम रूल ऑफ लॉ है, इसलिए जब तक आप कोर्ट से आपको एक्स्ट्रेडिशन या ऑर्डर नहीं मिलता हम किसी को वापस नहीं भेजेंगे। इसका नतीजा ये होता है कि कुछ लोग वहाँ से भाग के जब इंडिया आते हैं तो हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि फिर हम क्यों भेजें वापस। तो ये मुद्दा उठेगा, शायद उठा भी है। जी। तो उन्होंने भी मांगे होंगे कि आपके यहाँ से जो लॉ से भागे हैं फ्यूजिटिव्स, मतलब करेंगे इस मुद्दे पर बातचीत एक अगली लेवल मेरे ख्याल कुछ आगे बढ़ेगी बात इस पे। एक छात्रों को लेकर जो एक उम्मीद दिख रही थी कि शायद एक बड़ा जो परिवर्तन किया वीज़ा को लेकर, सख्त हुए नियम और सबसे ज़्यादा जो उससे प्रभावित हो भारतीय छात्र हैं, लेकिन उस दिशा में कोई घोषणा फिलहाल नहीं दिखी। देखिए, छात्रों के संदर्भ में वीज़ा तो वो दे देंगे, पर उनके जो बाकी स्कीम्स थे कि आपने डिग्री ली, उसके बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत काम करके एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, वो उन्होंने बंद कर दिया है। तो उससे अब जो भारतीय स्टूडेंट है वो देखेगा कि मुझे जहाँ थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी बेटर है मैं वहीं जाऊँगा, तो शायद वो दूसरी तरफ जाने को फिर इच्छुक हो जाए। तो स्टूडेंट्स के मामले में तो मुझे कोई ढील नज़र नहीं आया, पर बिजनेसमैन के मामले में सर्टनली नज़र आया। और वर्क वीज़ाज जो हैं उन्होंने उस पर भी सख्ती की है, जो उनकी जो सीलिंग है, सैलरीज की थ्रेशोल्ड सीलिंग वगैरह है। जैसे शेफ्स हैं, वहाँ पे इतने हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट चलते हैं, तो शेफ्स के लिए भी उन्होंने सख्ती की है। इसका नतीजा क्या होगा वो तो खैर वो खुद ही समझेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग जाते हैं हिंदुस्तानी। मैंने तो ये भी सुना है कि जो स्टैटिस्टिक्स देख रहे थे हम लोग कि हमारे यहाँ से जो पैकेज टूरिज्म होते थे, भारतीय जो जाते थे, नॉर्मली यूके जाते थे जब यूरोप जाते थे, अब वो नहीं जा रहे, वो फ्रांस तक जाते हैं, यूरोप में घूम के वापस डाइवर्ट हो रहा है। तो वो तो खैर उनको उसको पिंच तो करेगा थोड़ा बहुत। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।
अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मत से राहुल गांधी से पार्टी अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह किया है। हालांकि इसका फैसला पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस कार्य समिति ने ओआरओपी और एनडीटीवी पर एक दिन की पाबंदी समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। Members feel that Rahul Gandhi must take the lead in this fight. He should take up the leadership for this fight. This is the unanimous sentiment expressed in today's working committee meeting by the working committee members. कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने राहुल गांधी से पार्टी अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वास्थ्य खराब होने के चलते बैठक की अध्यक्षता कर रहे राहुल गांधी ने किसी भी जिम्मेदारी को निभाने की ख्वाहिश जताई। हालांकि फैसला नहीं हो सका और इसका निर्णय एक बार फिर सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया। कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट was present in the meeting, presided over the meeting and said, whatever the Congress party and Congress working committee would finally decide, he would be ready to take on every such challenge. बैठक में वन रैंक वन पेंशन और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए प्रस्ताव भी पारित किया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने मोदी सरकार को तत्काल तौर से देश के सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन उनकी आकांक्षा के मुताबिक देने, सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन की नई परिभाषा से नुकसान पहुंचाने के ऑर्डर को वापस लेने और सैनिकों की सिविलियंस के मुकाबले में रैंक को कम करने, इन सारे आदेशों को वापस लेने का आग्रह भी किया। कांग्रेस कार्य समिति ने उरी समेत अन्य आतंकी हमलों में शहीद जवानों को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव भी लंबित हैं और पार्टी ने इस बारे में प्रक्रिया पूरी करने के लिए चुनाव आयोग से और समय मांगा है। विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। कैराना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने परिवर्तन यात्रा को केंद्र सरकार की नाकामी छुपाने की एक कोशिश बताया। उत्तर प्रदेश के कैराना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने गन्ना किसानों का बकाया, खराब हुई फसल का मुआवजा और धान की खरीद न होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्य की बदहाली के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी को जिम्मेदार बताया। सपा की सरकार होगी तब गन्ने का भुगतान नहीं होगा, या तो बसपा की सरकार होगी तब गन्ने का भुगतान नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है बहनों भाइयों, गन्ने का भुगतान हम लोगों ने कराया है। परिवर्तन यात्रा के दौरान बीएसपी पर लग रहे आरोपों का जवाब देने के लिए मायावती मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाने की नाकामी छुपाने के लिए झूठ फैला रही है। उत्तर प्रदेश में अपने चारों शासन कालों में केंद्र व भाजपा शासित राज्यों की तरह यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि का विकास करने का यहाँ गरीब व जन विरोधी कार्य नहीं किया है। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के तालमेल की अटकलें तेज हो गई हैं। सोमवार को कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। वहीं अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच तलखी कम नहीं हो रही। संभल में शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें गैर कानूनी कामों का विरोध करने की वजह से मंत्रिमंडल से हटाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि गुमराह होकर सीमा पार चले गए स्थानीय युवाओं को मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए। इस बीच सुरक्षा बलों ने शोपियां में एक आतंकी को मार गिराया।
उधर सीमा पार से गोलीबारी अब भी जारी है। घाटी के हालात में सुधार के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रदेश की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ये जानकारी देते हुए कहा कि गुमराह होकर आतंकवाद का सहारा लेने वाले युवाओं को मुख्य धारा में लाना होगा। इस बीच श्रीनगर में सोमवार को सड़कों पर लोगों और गाड़ियों की आमद ज्यादा दिखी। हालांकि बंद की वजह से अभी भी आम जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। कोशिश तो ये है कि जो इसमें लड़के चले गए हैं जिनके खिलाफ कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं की है, कोशिश करेंगे उनको डीमोटिवेट करके अपने घरों में वापस लाने की। बाकी जो चलता है पिछले 25 साल से मिलिटेंसी को डील किया हमारे फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने, आई एम श्योर दे आर कॉन्फिडेंट इनफ टू डील विद द सिचुएशन। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र और राज्य सरकार पर शांति के लिए ठोस कदम नहीं उठाने के आरोप लगा रहे हैं। दोनों दलों ने सोमवार को जम्मू में सरकार विरोधी प्रदर्शन भी किया। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर पूरी रियासत में ये आंदोलन चलाएंगे और इस सरकार को अवाम के नजरों से नंगा करेंगे। इस बीच शोपियां में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी मारा गया। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। सीमा पार से गोलीबारी का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने एलओसी पर पुंछ के मेंढर सेक्टर में गोलीबारी की, जिसका भारत ने माकूल जवाब दिया। रविवार को पुंछ जिले में हुई गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए थे। पुलिस के मुताबिक राज्य में 300 आतंकी सक्रिय हैं जो हमले की फिराक में हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। घाटी में फैली अशांति के चलते सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद हैं और नौनिहालों का भविष्य खतरे में। और ऐसे में सुरक्षा करने वाली सेना ने अब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है। न दौलत न शोहरत चाहिए, सिर्फ स्कूल और किताब चाहिए। कश्मीर वादी में बंद पड़े स्कूलों को खुलवाने के लिए सेना ने स्कूल चलो अभियान के तहत ये नारा दिया है। शांति बहाली की कोशिशों के बीच सेना अब स्कूल चलो अभियान पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके तहत सेना इलाकों की पहचान कर विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग मुहैया कराती है। सेना ने नौजवान क्लब भी शुरू किया है, जहां बच्चों और युवाओं को खेलों में प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है, तो अभी हमने और से स्टार्ट किया है। बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ हम ला रहे हैं। और अगर हम देखेंगे एजुकेशन, वो भी इन दिनों बांधी रही है और स्पोर्ट्स तो बिल्कुल ही बांधी रही है। हाल के दिनों में जिस तरह घाटी में स्कूलों को जलाया जा रहा है, ऐसे में सेना का ये कदम काबिले तारीफ है। करीब 5 महीने से शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और पिछले कुछ हफ्तों के दौरान 30 से ज्यादा स्कूल जलाए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी स्कूल जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। But I am confident, we have the government has already taken into custody some miscreants. कुछ जो स्कूल जलाते थे उनको बंद कर दिया है, पकड़ा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर there should be some good news. पिछले हफ्ते 2 दिन के कश्मीर दौरे पर गए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना को स्कूलों की हिफाजत के निर्देश दिए थे। हाल ही में बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी ने स्कूलों को जलाए जाने पर चिंता जताते हुए शिक्षण संस्थाओं को निशाना नहीं बनाने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एनडीटीवी इंडिया पर 1 दिन के बैन के फैसले को स्थगित कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है। इधर एनडीटीवी इंडिया ने प्रसारण पर 1 दिन की पाबंदी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। चैनल की ओर से दायर याचिका में सरकारी आदेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। पत्रकार संगठनों ने सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है। पठानकोट आतंकी हमले के दौरान संवेदनशील सूचनाओं का प्रसारण करने के मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एनडीटीवी इंडिया पर कार्रवाई करते हुए 9 नवंबर को प्रसारण बंद करने के आदेश दिए थे। बढ़ते प्रदूषण के बीच आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने दिल्ली और पड़ोसी 4 राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रदूषण रोकने के लिए साझा प्रयासों पर जोर दिया गया। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से बुलाई गई आपात बैठक में 15 साल पुराने डीजल वाहनों का डी रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री बंद करने समेत कई फैसले हुए। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा।
दिल्ली में वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 5 राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें वायु प्रदूषण से निपटने के विकल्पों और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर लगाम लगाने पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार राज्यों के लिए पर्यावरण सुरक्षा कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें साल भर के लिए प्रदूषण से निपटने के उपायों का ब्यौरा होगा। 100 में से 20% कारण जो दिल्ली के प्रदूषण का है वो जो पराली जलती है वो है, लेकिन हमने ये कहा है कि अगर 90% पराली जल गई है तो अब बचे हुए आने वाले समय में वो कैसे ठीक हो सकती है और अगले साल 2017 में वो न हो, उसके लिए क्या करने की जरूरत है, उसके लिए सब बातें हुई है, चर्चा हुई है। इधर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी वायु प्रदूषण पर उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन, तीनों निगमों के कमिश्नर और आला अधिकारी मौजूद थे। जो वह ट्रक दिल्ली के ट्रक नहीं है, बाहर के ट्रक हैं और जो पोल्यूशन कर रहे हैं ट्रक्स दिल्ली के अंदर, उनको रोकने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है कि उनको तुरंत रोका जाए। इस बीच एनजीटी ने केंद्र और दिल्ली सरकार के अलावा 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को फटकार लगाई है। एनजीटी ने पूछा है कि उसके आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई की गई। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं ईपीसीए यानी एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली के हालात बेहद खराब हैं और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर अमल नहीं किया जा रहा। ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और इसीलिए हमारी उम्मीद है कि कोर्ट इस मैटर को सुनेगी और जो करना है सरकारों को बताएगी और सख्ती देगी, सख्ती से करेगी। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिए हैं, लेकिन दिल्ली का ये स्कूल सोमवार को भी खुला रहा। दिल्ली स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन की दलील है कि उन्हें नियमों के अनुसार स्कूल के 220 दिन पूरे करने हैं। स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ये है कि पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि जब ज़्यादा बरसात होती है तो स्कूल को बंद कर दिया जाता है, ज़्यादा सर्दी होती है तो स्कूल को बंद कर दिया जाता है, ज़्यादा गर्मी होती है तो स्कूल को बंद कर दिया जाता है। और बल्कि अब तो एक चीज़ और भी हो गया है कि ऑड इवन के मामले में भी 10-12 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब ये पॉल्यूशन के कारण बंद कर दिया गया। अब मेरा सवाल ये उठता है कि हमें 220 दिन स्कूल को चलाना होता है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में कंपल्शन है। अगर इस प्रकार से लगातार छुट्टियाँ होती रही तो ये 220 दिन कैसे पूरे होंगे। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पीडब्ल्यूडी और एनडीएमसी ने सड़कों में पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। अगले 5 दिन तक निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है और 10 दिन तक जनरेटर भी बंद करने का आदेश दिया गया है। पिछले 8 दिनों से दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य से कई गुना ज्यादा है। अनु दीवान के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। वियना में होने जा रही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बैठक से पहले चीन ने कहा है कि भारत की सदस्यता को लेकर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं। चीन का कहना है कि भारत की एनएसजी सदस्यता पर विचार तभी मुमकिन है जब परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत न करने वाले देशों को शामिल करने के लिए नियम तय कर दिए जाएं। दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच हुई बैठक का जिक्र करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन इस मुद्दे पर भारत समेत सभी पक्षों से निकट संपर्क में है और सकारात्मक बातचीत है। राज्यसभा टीवी के समसामयिक कार्यक्रम द बिग पिक्चर के एंकर और वरिष्ठ पत्रकार गिरीश निकम का आज निधन हो गया। एनडीटीवी बैन मीडिया फ्रीडम एंड नेशनल इंटरेस्ट पर बिग पिक्चर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के बाद आज शाम उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां शाम 7 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले साल अमेरिका में चैनल के लिए काम करते वक्त भी उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। 13 जनवरी 1957 को जन्मे गिरीश निकम राज्यसभा टीवी की शुरुआत से ही चैनल के साथ जुड़े। उन्होंने करियर की शुरुआत स्टार ऑफ मैसूर से की। उन्होंने डक्कन क्रॉनिकल, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, एनाडू, ईटीवी, दैनिक जागरण और संयुक्त कर्नाटक में भी काम किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी समेत मीडिया जगत ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। राज्यसभा टीवी के सीईओ गुरदीप सिंह सप्पल ने गिरीश निकम के निधन पर गहरा दुख जताते हुए इसे चैनल के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। गुरदीप सप्पल ने कहा कि टीवी पर गंभीर बहस और मजबूत कंटेंट उनके एंकरिंग की खासियत थी। आइए देखते हैं उनके आखिरी शो की एक झलक। Hello and welcome to the big picture. The Information and Broadcasting Ministry has ordered a blackout of the Hindi TV news channel NDTV India from the midnight of November 9 till the midnight of November 10th.
This is the first order of the government under a newly amended provision of the Cable TV Networks Regulation Act, which gives the powers to the government to prohibit operation of a channel if it shows live coverage of any terror attack and the counter-terror operations. वे एक ऐसे पत्रकार थे जो कि कभी अपने आदर्शों और विचारों के साथ कभी समझौता नहीं किया। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। I'm very deeply saddened by the demise of my dear friend Girish Nikam. I have lost a very dear friend, but I think India has lost a very versatile journalist. और हम सब की ओर से गिरीश निकम को श्रद्धांजलि।